हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज को एंगल ऑफ स्लाइडिंग भी कहा जाता है। तो हम इसको देख लेते हैं कि एक प्लेन सरफेस हम कंसिडर करते हैं। इसी प्लेन सरफेस के ऊपर एक और सरफेस है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है। इस सरफेस पर इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर हमने एक बॉक्स को प्लेस किया। तो अभी ये बॉक्स अपने सरफेस पर ही स्टेबल है, मीन्स यहाँ पर एक स्टैटिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल है, ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है। अब हम क्या करेंगे, इसी एंगल को थोड़ा और इंक्रीज़ करेंगे। इस थीटा एंगल को हमने कंसिडर किया, यहाँ पर ये ले लिया। तो अब ये हमारे पास जो एंगल आ गया न्यू एंगल, दैट इज़ थीटा एंगल, जिसको मैंने रेड थीटा से डिनोट किया है। तो अब उसी सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट, उसी बॉक्स को हमने प्लेस कर दिया। तो अब क्या होगा, ये इतना इंक्लाइंड हो गया, थीटा एंगल इतना इंक्रीज़ हो गया कि ये हमारी जो बॉक्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो एक ऐसा एंगल जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग स्टार्ट कर देती है जब वो एक इंक्लाइंड प्लेन पर रखी होती है, तो उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग या फिर एंगल ऑफ रिपोज। तो इसके लिए हम डायग्राम को समझ लेते हैं। यहाँ पर एक बॉक्स प्लेस्ड है। इस बॉक्स के ऊपर फोर्सेस एप्लीकेबल हो रही हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉक्स इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है, जो इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। तो इस बॉक्स के ऊपर जब ये बॉक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा, मीन्स ये थीटा एंगल इसका हो गया एंगल ऑफ रिपोज या फिर एंगल ऑफ स्लाइडिंग, जिस एंगल की वजह से ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर रही है। तो ये स्लाइडिंग ऑब्वियसली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये हो गया कैपिटल एफ, जो कि इसकी एक्सटर्नल फोर्स है। और ये एक्सटर्नल फोर्स क्यों आई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज़ स्टार्टेड स्लाइडिंग। इस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने के लिए हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स है, जो मैंने स्मॉल एफ से डिनोट की है। नाउ ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑफ अर्थ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट को हम डब्ल्यू से कंसिडर कर लेते हैं, एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज mg। नाउ हमें पता है नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करती है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो ये हो गई हमारी नॉर्मल रिएक्शन। अब ये वेट है mg इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर हमारी एक्सटर्नल फोर्स है। तो हम एक कंस्ट्रक्शन इसमें कर लेंगे। नॉर्मल रिएक्शन के जस्ट ऑपोजिट में एक और वेक्टर हमने ले लिया। तो अब हमें यहाँ पर दिख रहा है mg जो हमारा वेट है उसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ये एंगल थीटा है, तो मैंने एक्सप्लेन किया था थीटा के साइड वाला जो वेक्टर होता है वो होता है कॉस थीटा। यहाँ पर हम mg जो वेट है उसको रिजॉल्व कर रहे हैं दो कंपोनेंट्स में। तो ये वाला जो थीटा के साइड वाला पोर्शन है ये हो जाएगा mg कॉस थीटा, और थीटा के दूसरी साइड वाला जो एंगल वेक्टर है वो हो जाएगा mg साइन थीटा। तो हमने वेट को mg को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया, दैट इज mg साइन कॉस थीटा एंड mg साइन थीटा। नाउ अब हमने रिजॉल्व तो कर दिया, लेकिन ये एंगल थीटा, ये एंगल ऑफ रिपोज तो थीटा है, बट ये एंगल भी थीटा क्यों हुआ उसको हम देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में जो वेट है mg उसको मैंने थोड़ा और नीचे लेकर गई। तो यहाँ पर हमें एक 90 डिग्री मिल रहा है। ये पूरा ट्राइंगल हो गया हमारा 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल थीटा है इस ट्राइंगल की, और ये वाली जो एंगल है ये हो गई 90 डिग्री। तो ये जो एंगल कितना हो जाएगा हमें पता है 180 डिग्री होता है द सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो ये हो गया थीटा, ये वाली एंगल हो गई 90 डिग्री, एंड ये वाली एंगल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं x। तो टोटल हो गया 180 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाएगी 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू, यहाँ से हो गया ये 90 माइनस थीटा। तो हमारी जो ये वाली वैल्यू आई, ये x की वैल्यू, ये इस एंगल की वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा। नाउ इसी सरफेस को थोड़ा हम जूम करके जब देखते हैं तो यहाँ पर हमें एक और ट्राइंगल हमें मिल रहा है, ये वाला ट्राइंगल, जो छोटा सा हमें ट्राइंगल यहाँ मिल रहा है। हमने इससे पहले इस एंगल की वैल्यू निकाल दी, दैट वाज 90 माइनस थीटा। अब इसी एंगल में जब हम देखते हैं इस ट्राइंगल में,
ये वाला जो पोर्शन है, ये एंगल और ये एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब इस तरह से क्रॉस हो रहे हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो जब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला भी 90 माइनस थीटा होगा। तो हम यहाँ पर इसको देख लेते हैं, इसकी वैल्यू आ गई 90 माइनस थीटा, ये अंदर वाले एंगल की वैल्यू। अब यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो हम इसको लिख लेते हैं 90, और ये जो अपर एंगल है इसको हम ले लेते हैं x, जो हमें वैल्यू नहीं पता है, और टोटल सम हो जाएगा इनका 180 डिग्री। 90 प्लस 90 180 हो गया, तो ये दोनों 180 इस 180 से कैंसिल आउट हो गए। अब वी आर लेफ्ट विद x माइनस थीटा इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x की थीटा। तो ये जो अपर एंगल है इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ। ये तो 90 माइनस थीटा था, ये 90 हो गया, और ये अपर को हमने x ले लिया था, तो उसी x की वैल्यू हमने निकाली है थीटा। इस तरह से जो अपर वाला जो एंगल है या फिर ये वाला जो एंगल है ये आ गया हमारा थीटा। तो ये वैल्यू हम आ गई हमारे थीटा की। इसी तरह से ये एंगल जब थीटा हो गया, और हमने इसी वजह से इस वेट को mg को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट्स में, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। नाउ अब हमें निकालना है एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, ये जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है जिसको मैंने स्मॉल f से कंसिडर किया था, ये जस्ट इक्वल है किसके, mg sin थीटा के। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। दूसरा हमारे पास क्या दिख रहा है डायग्राम में, द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि जस्ट ऑपोजिट में है। तो सेकंड इक्वेशन इज r इक्वल टू mg cos थीटा। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, एंड राइट साइड इधर वाली इक्वेशन में है r। तो f अपॉन r हमारे पास आ गया, और यहाँ पर राइट हैंड साइड्स हो गया mg sin थीटा अपॉन mg cos थीटा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से mg हमने कैंसिल कर दिया, वेयर लेफ्ट आउट विद sin थीटा अपॉन cos थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो हमारे पास फाइनली आ गया f अपॉन r इज इक्वल टू tan थीटा। और हमें पता है द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। नाउ इससे पहले हमने स्टडी किया था एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें हमने क्या बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन में tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लैम्डा ले लिया है। तो वहाँ पर हमने क्या किया था, tan ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू था tan, तो यहाँ पर tan लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। तो हम जब ये दोनों इक्वेशंस देखते हैं, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, दोनों में यहाँ पर ये म्यू इक्वल है। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा जब हम इक्वल करते हैं, तो tan यहाँ से जब हटाते हैं तो हमारे पास बचता है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है और ये थीटा है एंगल ऑफ रिपोज। तो ये कंडीशन है जब एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज एक दूसरे के इक्वल हो जाता है।